सभी को नमस्कार और सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी कि जल्दी ही आप सब लोग उस इनकम तक पहुंचे जिस इनकम तक मोदी जी छूट दे चुके हैं और विकसित भारत की ओर जो भारत के बढ़ते कदम हैं उसमें मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, शुभकामना देता हूं कि बहुत जल्द हमारे सभी साथी उस इनकम तक पहुंचेंगे जिस तरह से देश की विकास की गति है और उसका लाभ सबको मिल रहा है और मिलता रहेगा। मित्रों, जो भारत देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और आज दुनिया की जितनी मेजर इकोनॉमीज हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनमें सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। मैं आदरणीय मोदी जी के विजन के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के विजन के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है, उसके जो विजन है, जो विजन के उनके बिंदु हैं, वो हर बजट में वो दिखाई देता है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक स्पष्ट लक्ष्य और उसके लिए आवश्यक विजन मोदी जी इस देश को दिए हैं और उसके अनुरूप लगातार कार्य हो रहे हैं। अभी एक बुक आई है जिसका मैं बहुत बार जिक्र करता हूं। हमारे भिलाई में ही पढ़े लिखे एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, जो उनका स्कूलिंग वगैरह हमारे भिलाई में ही हुआ था और बाद में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बने। और मोदी जी जब 2014 में सरकार में प्रधानमंत्री बने तो उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। उन्होंने अभी एक बुक लिखी है, इंडिया एट 100। भारत जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो भारत की इकोनॉमी का साइज क्या होगा। मोदी जी का भी स्पष्ट विजन है कि जब हम आजादी के 100 साल पूरे करेंगे 2047 तक, तो भारत को हम विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित करें। ये उनका स्पष्ट विजन है। और इस जो 23-24 साल का जो समय है, 75 साल से 100 साल तक के 25 साल के समय को आदरणीय मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। और इसमें उन्होंने जो बुक में लिखा है कि भारत की इकोनॉमी अभी लगभग आज तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। जब उन्होंने बुक लिखी तब इंडियन इकोनॉमी 2 साल पहले 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, 3.3 ट्रिलियन के लगभग की इकोनॉमी थी। तो आज जो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ये बढ़कर 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा। ये उनका आकलन है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी का। 3.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 55 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। 55 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा इंडिया। आने वाले 23 सालों में भारत की इकोनॉमी के साइज के बढ़ने का उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर से 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो उनका अपना एस्टिमेशन है, उनका अपना आधार है। उनका मानना है कि 8% का जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे। 5% का इन्फ्लेशन उन्होंने कैलकुलेट किया है और 1% का करेंसी डिप्रिसिएशन उन्होंने माइनस किया है। तो 8 + 5 = 13 और 13 - 1 = 12। तो 12% की रेट से इंडियन इकोनॉमी की कंपाउंडिंग होगी, ऐसा उनका अनुमान है, उनका कैलकुलेशन है। उन्होंने अनुमान मानने से किसी गलत किया है, कैलकुलेशन बोला है। तो 12% की रेट से अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो हम बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा रूल ऑफ 72, 72 का नियम, कितने साल में डबल होगा। हमारा गणित में पूछता था हमारा प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में गुरुजी, कि अगर 12% के रेट से कोई चीज बढ़ रहा है तो कितने साल में डबल होगा। 10% के रेट से बढ़ रहा है तो कितने साल में डबल होगा, ऐसा हमारा गुरुजी पूछता था। तो हमको रूल ऑफ 72 सिखाया था, 72 का नियम बोलता था गुरुजी हमारा। वो बोलता था कि 72 को जितने % से बढ़ रहा है उससे भाग दे दो। तो 12% की अगर दर से इकोनॉमी बढ़ रही है तो 72 से अगर 12 से 72 को भाग देंगे तो 6 आता है। तो उनका मानना है कि 6 साल में कंपाउंडिंग होगी और 6 साल में कंपाउंडिंग होगी तो 24 साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी। उस आधार पे उनका कैलकुलेशन है कि 55 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी।
तो इतना बड़ा, और ऐसा नहीं कि दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं हुआ है, दुनिया के कई देशों ने ऐसा करके दिखाया है। जैसे जापान का हम उदाहरण ले सकते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में बम अटैक के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे वो खड़ा हुए और 1970 से उन्होंने एक विजन के साथ काम करना चालू किया और 1970 से 1995 के 25 सालों में उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल, सिंगापुर का एग्जाम्पल, इवन चीन का एग्जाम्पल, इस तरह के ग्रोथ का रहा है। तो ये जो 2047 तक विकसित भारत बनेगा, कल के बजट में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो 3 बिंदु का जिक्र किया, ये हमारी बुनियाद क्या है ये विकसित भारत बनाने की, उसमें उन्होंने 3D की बात कही है। 3D हमारी सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किसी भी आर्थिक विकास को सस्टेनेबल बनाता है। अब बांग्लादेश बहुत अच्छे तेज गति से विकास कर रहा था, डेमोक्रेसी जिस तरह की परिपक्व होनी चाहिए थी वहां नहीं रही, तो देश में पूरा एक डिस्ट्रेस पैदा हुआ और पूरा सब चीज एक बार में एक झटके में खत्म हो गया। तो हमारे डेमोक्रेसी हमारे इकोनॉमी के लिए भी सबसे बड़ी ताकत है कि एक सस्टेनेबल ढंग से एक लोकतंत्र में ही अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। तो उन्होंने इसी आधार पर एक पहला पॉइंट डेमोक्रेसी को रखा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने डेमोग्राफी को रखा है। आप सबको याद होगा, हम सब जब स्कूल में पढ़ते थे, आप भी जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय भारत की समस्याएं लिखने के लिए आता था क्वेश्चन। तो पहला दूसरा नंबर में हम लोग जनसंख्या जरूर लिखते थे, पहला या दूसरा या तीसरा में जनसंख्या जरूर लिखते थे कि बहुत ज्यादा जनसंख्या वो हमारे देश की प्रॉब्लम है। बट आप देखिए कि ह्यूमन कैपिटल भारत बन सकता है। आज पूरा परसेप्शन चेंज हो गया है। कोई भारत की समस्याएं लिखेगा उसमें जनसंख्या को कदापि नहीं लिखेगा। आज पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है। जापान की औसत आयु आज 47 वर्ष है, यूरोप की औसत आयु आज 46 वर्ष है, अमेरिका और चाइना की औसत आयु लगभग 42 वर्ष है, और हमारे देश की औसत आयु अभी 29 वर्ष है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ी चीज है। और आज देश के, दुनिया के किसी भी देश में आप जाएंगे तो भारतीय युवाओं का डंका बज रहा है, और भारतीय युवा बहुत अच्छा दुनिया भर में ग्लोबली जाकर के कर रहे हैं। और पूरी दुनिया आज भारत को ह्यूमन कैपिटल के रूप में देखती है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के रूप में देखती है। अभी चाइना ने पहले पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई, लेकिन जाकर के उनका पॉपुलेशन और डेमोग्राफी एक ऐसे फेज में पहुंच गया है जहां वो लोग एक संकट में फंस गए। और आज वो लोग 3 चिल्ड्रन पॉलिसी ला रहे हैं, बहुत सारे उसके लिए इंसेंटिव्स ला रहे हैं 3 चिल्ड्रन के लिए। और हमारे देश में भी एक पार्टी दूसरी है, लेकिन मैं उनको एक विजन की दृष्टि से एक अच्छा विजनरी आदमी मानता हूं, वो चंद्रबाबू नायडू है। उन्होंने भी अभी अपने प्रदेश में 3 चिल्ड्रन के लिए कई इंसेंटिव डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले समय में डेमोग्राफी यूथ बना रहे, उसके लिए आज देश और दुनिया सोचती है। तो भारत की जो डेमोग्राफी है, जिसमें औसत आयु मात्र 29 वर्ष है, भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है, 65% हमारा पॉपुलेशन 35 ईयर के से नीचे वालों का है। हमारे देश का भी 50% आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। तो ये जो डेमोग्राफी है वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। आज वो बेनिफिट, वो प्लस पॉइंट अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप के पास नहीं है। तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि डेमोग्राफी को अपना सेकंड आधार स्तंभ माना है। और तीसरा आधार स्तंभ उन्होंने डिमांड को डिक्लेयर किया है। डिमांड को उन्होंने विकसित भारत बनाने के तीसरे आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। तो डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड, इन तीनों आधार स्तंभों पर भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का स्पष्ट विजन है। अब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति पीछे न रह जाए, ये भी मोदी जी की चिंता है। और इसी को उन्होंने ज्ञान के सूत्र के रूप में पिरोया है। पिछले प्रदेश के बजट में भी, छत्तीसगढ़ के बजट में भी मैंने ज्ञान का बिंदु को रखा था प्रथम बिंदु के रूप में। हमारे 10 आधारभूत स्तंभों में हमारे 10 फंडामेंटल पिलर्स जो हमने डिक्लेयर किए अपने राज्य के लिए, उसमें पहला बिंदु हमने भी ज्ञान को रखा। और आदरणीय मोदी जी के विजन से हम सब प्रभावित हुए हैं और ज्ञान का बिंदु
इस बार फिर से रिपीट किया गया है कि विकसित भारत बनेगा तो भारत का जो गरीब है, जी फॉर गरीब, यू फॉर, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, इसमें इनका भी सशक्तिकरण हो, इनका भी विकास हो और समाज का कोई वर्ग पीछे ना छूट जाए। इस दृष्टिकोण से ज्ञान का सूत्र मोदी जी पिरोकर चल रहे हैं। तो एक और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन है और दूसरी ओर ये विकास समावेशी हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान का सूत्र भी पिरोकर मोदी जी चल रहे हैं। इसी विजन के एक कड़ी के रूप में, इसी विजन के एक कदम के रूप में विकसित भारत के भवन बनाने के बुनियाद और नींव के एक पत्थर के रूप में इस साल के भी बजट को हमको देखना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत के युवा दुनिया भर में डंका बजाएं, भारत की डेमोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश का मध्यम वर्ग की भी भूमिका आती है। जो मिडिल क्लास है वो देश के ग्रोथ को पुश करने वाला क्लास होता है, सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल होता है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होता है, आज यहां पर हम लोग जितने लोग बैठे हैं, आप में से मैक्सिमम का बचपन मिडिल क्लास में गुजरा होगा। हम सब मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, और भारत का मिडिल क्लास ही भारत में सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल है, सबसे ज्यादा उसके पास आत्मबल है, आत्म प्रेरणा है, और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज आप जाके अमेरिका में देखेंगे कि भाई सत्य नडेला वहां पे अगर सीईओ बन के ग्लोबल कंपनी का सीईओ बना हुआ है, उसका बैकग्राउंड आप खोजेंगे तो कोई उसके पेरेंट्स मिडिल क्लास रहेंगे। कोई आदमी किसी कंपनी का सीईओ बन रहा है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन रहा है, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन रहा है, उसके बैकग्राउंड को आप जाकर देखें तो मिडिल क्लास होगा। तो मोदी जी की इस विकसित भारत बनाने की नीति में, उनकी रणनीति में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उसको प्रोत्साहित करने का काम मोदी जी ने इस विजन के साथ किया है। और ये काम अभी ही नहीं किया है, 2014 में जब से वो आए हैं तब से किया है। मोदी जी जब 2014 में आए तो इनकम टैक्स में छूट का जो अपर लिमिट था वो 2.5 लाख था, 2.5 लाख रुपए था। आज 2014 में उन्होंने बढ़ाकर शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख किया, 2.5 लाख किया। 2019 में इसे बढ़ाकर उन्होंने 5 लाख किया। 2023 में उन्होंने इसे बढ़ाकर 7 लाख किया। इस बार उम्मीद लोग कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में छूट मिल सकती है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट से मैंने भी चर्चा की थी, किसी ने नहीं सोचा था कि 10 लाख से ऊपर का छूट हो सकता है। तो उन्होंने 12 लाख का एक मुश्त छूट देकर इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के हमारे भारत के शासकीय कर्मचारियों की दृष्टि से, भारत के छोटे व्यापारियों की दृष्टि से एक बहुत बड़ा शिक्षण केंद्र सरकार ने मारा है। और 12 लाख का अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित छूट भारत सरकार की ओर से दिया गया है। और जो हमारे शासकीय कर्मचारी साथी हैं, उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, मानक कटौती जो होती है, उसमें 75,000 रुपए का एडिशनल लाभ है। तो 12,75,000 रुपए तक इनकम टैक्स से फ्री शासकीय कर्मचारियों को किया गया है। मोटा मोटी हम एक पक्ष में बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 1 लाख की सैलरी भी महीना में अगर कमा रहा है तो उसको इनकम टैक्स से छूट देने का काम किया गया है। क्योंकि भारत का यही क्लास अपने बच्चों को IIT में, IIM में पढ़ाने की कोशिश करता है। इसी क्लास के बच्चे, बहुत ज्यादा अमीर का बच्चा तो कई बार बिगड़ भी जाता है, बहुत बड़े नेता का बेटा, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा तो बहुत बार बिगड़ जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है, वही हम सब देखते हैं भारत के समाज में कि वो बहुत ज्यादा अच्छा करता है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मिडिल क्लास सेविंग करता है। उसी सेविंग से हमारे देश में दुनिया के देशों की तुलना में बचत की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। तो उस सेविंग की ताकत से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए कंजम्पशन, हमारे इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्टोरी कंजम्पशन की स्टोरी है। कंजम्पशन को पुश करने के लिए इन सब दृष्टिकोण से डिमांड, जो तीसरा आधार स्तंभ विकसित भारत का हमने रखा है, भारत सरकार ने रखा है डिमांड का, डेमोग्राफिक साथ डिमांड का जो रखा है, तो उस डिमांड को पुश करने के लिए एक बेसिक रणनीति के हिस्से के तहत भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्पष्ट विजन इन सारे स्टेप से दिखता है कि विजन क्या है और उस विजन के अनुसार हम कर क्या रहे हैं।
वो दोनों का कोरिलेशन हमको साफ तौर पर दिखाई देता है। इसे मैं मानता हूं कि आज तक के ये मुझे लगता है कि इस बजट का सबसे बड़ा बिंदु है, और आज तक के भारत के इतिहास में इनकम टैक्स रिबेट में इतना बड़ा रिबेट, इतनी बड़ी छूट आज तक के इतिहास में कभी नहीं दी गई थी, आजादी के बाद कभी नहीं दी गई थी। इससे सीधा 1 लाख करोड़ रुपए का, सीधा इससे 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ टैक्स पेयर जनता को होगा। 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ टैक्स पेयर जनता को होगा। जो कृषि की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, भारत कृषि प्रधान देश है, उस दृष्टिकोण से कृषि के लिए 2-3 बिंदुओं का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। पहला चीज कि केसीसी पर इस बजट में जो अपर लिमिट थी किसान क्रेडिट कार्ड पर, वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। और हम देखते हैं कि 3 लाख तक जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो लोन लिया जाता है, उस लोन में ब्याज फ्री होता है, वो 0 ब्याज होता है उस पर। और 3 लाख से ऊपर भी किसान क्रेडिट के कई सारे लोन होते हैं, लेकिन उस पर 0 ब्याज नहीं मिलता था। तो अब वो 5 लाख हो जाने के बाद 5 लाख तक का जो लोन रहेगा, अब ज्यादा भी लोन लेते हो तो भी 0 ब्याज 3 लाख से ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलता है। मैं तो किसान भी हूं, तो ये देखा हूं करके, मतलब कई बार मैंने लोन भी लिए हैं फैमिली में, परिवार में। तो अब 5 लाख तक 0 इंटरेस्ट रहेगा, 0 ब्याज दर रहेगी। 3 लाख तक जो रहता था, अब वो 5 लाख तक 0 ब्याज रहेगी। हमारे प्रदेश के मंत्री विकास महतो जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सब दोनों को कोरबा पहुंचना है, मैं उनको निवेदन करता हूं कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। तो 3 लाख की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। ऐसे इंटरेस्ट फ्री लोन किसान भाइयों को मिल पाएगा। एक कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम मैं इसे मानता हूं। दूसरा जो कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम है, वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। आप सब ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले की योजना जो नीति आयोग की ओर से लागू की गई थी, उसे आप सब ने पढ़ा है, सुना है। और उसमें देश के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर, आर्थिक सामाजिक सूचकांकों पर जो कमजोर जिले थे, ऐसे जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में चिन्हांकित करके उनमें कैसे विकास योजनाओं को गति दी जाए, इसके लिए काम किया गया और उसमें बड़ी सफलताएं आकांक्षी जिलों में मिली। उसी तर्ज पर कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न इंडिकेटर्स पर, विभिन्न सूचकांकों की दृष्टि से 100 कमजोर जिले हैं, जहां उत्पादकता कम है, जहां लोन अवेलेबिलिटी कम है, जहां बैंक की उपलब्धता कम है, ऐसे 100 जिलों को चिन्हांकित किया जाएगा और उनमें विशेष एफर्ट करके अच्छी बीज, फसल का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके, अच्छी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा के वहां पर कृषि को उन्नत करने का काम किया जाएगा। और इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे बस्तर सरगुजा अंचल के बहुत सारे जिलों को मिलने जा रहा है। जैसे आकांक्षी जिले में हमारे प्रदेश के बहुत सारे जिले उसमें सम्मिलित थे, वैसी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जो 100 जिले चयनित होंगे, उसमें हमारे बस्तर सरगुजा अंचल के बहुत सारे जिले सम्मिलित होंगे और उसका सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 1,70,00,000 किसान भाइयों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 7,70,00,000 किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। जो कृषि की दृष्टि से दलहन पर आत्मनिर्भरता के लिए उड़द, मसूर और तुअर, इन तीनों पर 100% परचेसिंग का ऐलान भारत सरकार ने किया है, ताकि दलहन में अच्छा किया है मोदी जी के 10 सालों में, हमने लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन उसको और आगे बढ़ाकर एक्सपोर्ट्स तक ले जाने के लिए आगामी 6 सालों के लिए दलहन की आत्मनिर्भरता का एक मिशन लॉन्च किया गया है, जो देश में के खाने में, बच्चों के खाने में प्रोटीन अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये कृषि की दृष्टि से 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगे, जिसका मैं जिक्र आपके समक्ष करना चाहता था। इसके अलावा इस बजट में जो बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, जो हम एक विजन के रूप में इस बजट को देख रहे हैं कि कैसे देश एक विकसित राष्ट्र बनता है,
तो किस किस तरह की चीजों को हमको पुश करना पड़ता है, उन चीजों को कैसे पुश किया गया है, इससे मैं कोरिलेट करने की कोशिश किया हूं। और जैसे जैसे देश विकसित राष्ट्र बनता है तो देश में किस तरह के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, किस तरह के नए सेक्टर्स इमर्ज करते हैं, और अकॉर्डिंगली ईयर बाय ईयर्स, वर्ष वार हमको उन चीजों को एड्रेस करते जाना उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि विकसित राष्ट्र हम बनेंगे तो आज जो कर रहे हैं उससे दूसरे क्षेत्रों में भी हमको चीजों को करने की जरूरत पड़ती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से गिग वर्कर्स के लिए इस बजट में बहुत फोकस किया गया है। गिग वर्कर्स मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हमारे युवा जो काम करते हैं, जैसे जोमेटो का कोई डिलीवरी बॉय है, स्विगी का कोई डिलीवरी बॉय है, वो जो बेचारे बाइक में रोज चलते रहते हैं और उनको कोई इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, इस तरह की चीजें मिले। एक विकसित राष्ट्र में आज गिग वर्कर्स के रूप में 1 करोड़ लोग, गिग वर्कर्स के रूप में 1 करोड़ लोग देश में आज हैं। और ये भारत, जैसे जैसे हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, कई करोड़ तक पहुंचेगी। तो इनकी चिंता करना एक डेवलप्ड इकोनॉमी में, विकसित राष्ट्र में बहुत जरूरी चीज होता है। और इस तरह के फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ, दूरदर्शिता के साथ मोदी जी ने गिग वर्कर्स के इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश की है। इसमें पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड और ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने का प्रावधान या जिक्र इसका किया गया है, किया जाएगा। और 1 करोड़ गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का ऐलान इस बजट में किया गया है। आने वाले वर्षों में भारत जैसे जैसे विकासशील से विकसित बनेगा, गिग वर्कर्स की संख्या कई करोड़ तक पहुंचेगी और उनके इश्यूज को एड्रेस करना, उनको आइडेंटिटी कार्ड देना, उनको ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना, उनको अलग स्कीम्स का लाभ देना, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ते हुए राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी था। और उस इशू को इस बजट में एड्रेस किया गया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करता हूं। जब हम इकोनॉमी को ग्रो कराने की बात करते हैं, जब हम क्लेम करते हैं कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक कंपैरिजन भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे जुलाई से सितंबर के तिमाही में हमारा जीडीपी ग्रोथ थोड़ा स्लो दिखा था, फिर भी हम 5.4% की रेट से इस तिमाही में, इस क्वार्टर में, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर 2024 में 5.4% की रेट से बढ़ रहे थे। उसी समय में तुलना करते हुए बताना चाहूंगा, जापान की इकोनॉमी 0.3% की रेट से बढ़ी। जर्मनी एक अलग ही आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां वहां बिक रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। भारत के लोग आजकल जर्मन कंपनी खरीदने के, हमारे युवा प्लान कर करके जाके जर्मन कंपनियों की स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो जर्मनी की इकोनॉमी में -0.3% का ग्रोथ था। फ्रांस की इकोनॉमी में 1.3% का ही ग्रोथ था। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की इकोनॉमी में केवल 1% का ग्रोथ था। यूरोपियन यूनियन की, पूरे यूरोप की हम एक कंबाइन करें तो 0.9% का ही ग्रोथ था। यूएसए की बात करूं मैं तो 2.8% का ही ग्रोथ था। और इस बीच में हम थोड़ा स्लो डाउन भी हुआ था इंडिया में, फिर भी 5.4% की रेट से बढ़े। तो इतना तेजी से हमको इकोनॉमी बढ़ रही है और आगे तेजी से इस ग्रोथ को हमको सस्टेन करना है। अगर $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी को, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हमको आने वाले 23-24 साल में $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको और पुश करना पड़ेगा। तो इसमें कैपिटल अवेलेबल कराना बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इसमें जो मोदी जी ने क्रेडिट गारंटी कवर को जो बढ़ाया है, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है, उसमें ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए की पहले थी, उसे सीधा डबल करके 10 करोड़ रुपए कर दिया, ताकि लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों को, जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उनको लोन में दिक्कत ना आए, उनको ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके। इसके लिए 5 करोड़ की सीमा को सीधा 2 गुना करके 10 करोड़ कर दिया गया। स्टार्टअप्स के लिए जो लोन की सीमा थी, उसे 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया, सीधा डबल कर दिया गया। निर्यात, एमएसएमई जो थे,
उनको 20 करोड़ तक की लोन को बढ़ा दिया गया। जो माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज और मीडियम इंटरप्राइज जो उद्योगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, उसमें उनको जो काउंट किया जाता है, जैसे कोई माइक्रो इंटरप्राइज है तो उसको ज्यादा छूट मिलती है, ज्यादा सुविधा मिलती है। स्मॉल भी है तो भी उसको ज्यादा छूट मिलती है, लेकिन माइक्रो से कम मिलती है। तो इसके जो परिभाषा है उसको बदलने का काम इस बजट में किया गया है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो इंटरप्राइज के परिभाषा में 1 करोड़ का जिसमें इन्वेस्टमेंट होता था उसे माइक्रो इंटरप्राइज माना जाता था। उसे अब बढ़ाते हुए 2.5 गुना बढ़ाते हुए 2.5 करोड़ कर दिया गया। पहले 1 करोड़ के निवेश वाली कंपनियों को ही माइक्रो इंटरप्राइज की सुविधाएं और छूट और लाभ मिलते थे। अब 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों को वही छूट और वही सुविधाएं मिल सकेंगी। टर्नओवर में के रूप में जो माइक्रो इंटरप्राइज को डिफाइन किया जाता था कि 1 साल के का जो टर्नओवर है वो अगर 5 करोड़ का पहले टर्नओवर होता था तो उसे माइक्रो इंटरप्राइज माना जाता था। इसे सीधा डबल करते हुए 10 करोड़ कर दिया गया। अगर किसी कंपनी का 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो भी उसे माइक्रो इंटरप्राइज की सुविधाएं और छूट मिल सके। इसी तरह से स्मॉल इंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया था वो 10 करोड़ का था। 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट से जो कंपनी चलती थी और 50 करोड़ का जो टर्नओवर होता था उसे स्मॉल इंटरप्राइज माना जाता था। उसे अब सीधा बढ़ा करके 25 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा और 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर रहेगा उसे भी स्मॉल इंटरप्राइज की सारी सुविधाएं और छूट मिलेंगी। मीडियम इंटरप्राइज के लिए पहले इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया 50 करोड़ था, उसे सीधा 2.5 गुना बढ़ा करके 125 करोड़ कर दिया गया। और टर्नओवर का लिमिट पहले 250 करोड़ था, उसे सीधा बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया गया। तो ये उद्योगों को, मैन्युफैक्चरिंग को, हमारे एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करने का बहुत बड़ा छलांग है। 2.5 गुना 2 गुना की वृद्धि किया गया है। दूसरा मैं जिक्र करना चाहूंगा पर्यटन क्षेत्र में। पर्यटन क्षेत्र में मोदी जी का विशेष फोकस है और सर्विस सेक्टर आप सब जानते हैं कि छोटे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रोजगार सृजन की दृष्टि से सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कराना बहुत जरूरी होता है। और कोई भी इकोनॉमी जब डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बढ़ती है तो जीडीपी पे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जाता है, परसेंटेज टर्म में भी बढ़ता जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का भी जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में आज जो एक समस्या है वो सर्विस सेक्टर को ग्रोथ कराने की समस्या है। मैंने पिछले बजट में भी इस तथ्य को रेखांकित किया था और उस रणनीति पर हम काम करने का छत्तीसगढ़ में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे देश की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में 55% का है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सर्विस सेक्टर का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 35% का है। केवल हम सर्विस सेक्टर में कमजोर है इसलिए इतना अंतर, ऐसा नहीं है। हमारा सेकेंडरी सेक्टर, कोर इंडस्ट्री, स्टील, पावर, माइनिंग, ये सब बहुत ज्यादा है, इसलिए भी ये परसेंटेज कम आता है। लेकिन फिर भी 35% को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। आने वाले समय में जब हमने भी छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047, 2047 तक भारत जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ बने, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक प्लान बनाया है, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। तो उसमें भी हमने ये कोशिश की कि हम सर्विस सेक्टर को कैसे बढ़ाएं। और इन 5 सालों में भी हमारा फोकस है, पिछले 1 साल में भी हमारा फोकस था कि सर्विस सेक्टर को हम कैसे ग्रो कराने की कोशिश करें, उसकी बुनियाद कैसे रखें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट में टूरिज्म डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए और हमारे छत्तीसगढ़ में भी टूरिज्म प्रमोशन के लिए हम सब बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले बजट में भी आपको इसकी झलकियां काफी कुछ दिखेंगी। पिछले साल आपने देखा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंपटीशन करके फिल्म सिटी के लिए अप्रूवल लिया, 100-200 करोड़ के लगभग का अप्रूवल मिला है। बस्तर के ग्राम धुड़मारास को यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के 60 देशों के बीच में 20 गांव के चयन के लिए कंपटीशन कराया और हमारे बस्तर के धुड़मारास गांव को सेलेक्ट किया है दुनिया के 20 गांव की सूची में। तो इतने सारी चीजें, इतने सारी संभावनाएं छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में भी टूरिज्म के लिए है। तो मोदी जी टूरिज्म पर जो फोकस कर रहे हैं उसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ की भी इकोनॉमी को मिलेगा। और सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने का हमारा जो प्राइम थ्रस्ट है
हमारी जो कोशिश है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उसके तहत भी इसमें बड़ा लाभ हमको मिलेगा टूरिज्म संबंधी लाभ को देखने के लिए। होम स्टे के लिए भी हम लोग बहुत सारे प्लान बना रहे हैं, बहुत सारे पॉलिसी लाने वाले हैं, और उसको भी इस बजट में मुद्रा लोन के तहत होम स्टे प्रदान किया जाएगा। होम स्टे के लिए भी मुद्रा लोन ले सकते हैं, ये भी ऐलान इस बजट में किया गया है। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई भी कुछ करना चाहता है, उसके लिए मोदी जी का स्पष्ट विजन और जो तरीका है, वो छोटा अगर काम करना चाहता है, कम राशि वाला काम करना चाहता है, उसके लिए मुद्रा लोन होती है। मुद्रा के अंतर्गत 3 कैटेगरी है, शिशु, तरुण और युवा। ये 3 कैटेगरी उन्होंने मुद्रा के अंतर्गत बना रखी है। ये पहले 10 लाख तक का मुद्रा में लिमिट रहता था, उसको बढ़ा के मोदी जी ने 20 लाख कर दिया। पहले 10 लाख से ऊपर का अगर किसी को इंटरप्रेन्योर बनना है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का, तो उसके लिए स्टैंड अप स्कीम होती थी 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लिए, उसको बढ़ा करके इस बार 2 करोड़ कर दिया गया है। और 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक के लिए अगर किसी को बिजनेस करना होता था, उसके लिए स्टार्टअप स्कीम थी। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मुद्रा, स्टैंड अप एंड स्टार्टअप, और उसमें सारे में अभी लिमिट्स को डबल कर दिया गया है। मुद्रा के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, स्टैंड अप के लिए 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़, और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, इस तरह से कर दिया गया है। और उधर माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज में भी कैसे उसको बढ़ाया गया है, उसका मैं डिटेल जिक्र आपके समक्ष किया हूं। तो ये एक पूरी सुविधाएं हैं। स्टैंड अप स्कीम में जो 2 करोड़ किया गया है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्टैंड अप योजना के अंतर्गत किसी बैंक ब्रांच को एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, महिला या पुरुष भी हो सकता है उसमें, और जो महिला है उसमें एसटी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, महिला की दृष्टि से। तो स्टैंड अप स्कीम का पूरा फोकस है एसटी, एससी या किसी भी वर्ग की महिला, तो उसके लिए 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर अब 2 करोड़ कर दिया गया है। इसे जानना, और इस हमारे रायपुर के सराउंडिंग में इस योजना को बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया। जब मैं कलेक्टर था तो वी वेर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर स्टैंड अप योजना, जिसमें भारत सरकार में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला था। तो ये एक बड़ी रणनीति के तहत कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल अवेलेबिलिटी को इंटरप्रेन्योर के लिए कैसे बढ़ाया जाए, इसका एक बड़े रणनीति के तहत काम किया गया है। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का भी पूरा फोकस इस बजट में साफ तौर पर दिखाई देता है। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर मैक्सिमम रोजगार देने वाला क्षेत्र होता है, और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर में लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर होता है, रोजगार सृजन करने वाला सेक्टर होता है। जो जैसे आप देखते हो कि स्टील है, पावर है, माइनिंग है, उसमें 55,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी कुछ 100 कुछ हजार लोगों को ही जॉब मिल पाता है। लेकिन सर्विस सेक्टर में कोई हॉस्पिटल बनता है या कोई होटल बनता है तो 100 करोड़ 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 5500 लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। इसी तरह से लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर में भी लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करने की पूरी कोशिश मोदी जी की रणनीति डे 1 से रही है। पूरे 10 साल में इस चीज को हम देखते हैं। और अभी इसके लिए जैसे टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने की बहुत सारी घोषणाएं पिछले बजटों में भी हमको दिखाई दिया, इस बजट में भी हमको दिखाई दिया। और टेक्सटाइल सेक्टर को हमको ग्रो कराना है तो उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में कॉटन के प्रोडक्शन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम देखते हैं कि मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी ये लॉन्च किया गया। तो सीधा मोदी जी के विजन और एक्शन में साफ तौर पे एक सिमिलरिटी दिखती है। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बात हो रही है। वो बोलते हैं कि भारत को विकसित बनाना है तो
तो हमको सेकेंडरी सेक्टर में लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके लिए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हमको प्रमोट करना पड़ेगा। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में जैसे टेक्सटाइल को हमको प्रमोट करना पड़ेगा। टेक्सटाइल को प्रमोट कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में कॉटन के प्रोडक्शन को हमको प्रमोट करना पड़ेगा। इसलिए वो सीधा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी लॉन्च कर रहे हैं। तो क्लियर एक विजन और एक्शन साफ तौर पे हर बजट के हर पॉइंट में आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह सर्विस सेक्टर के लिए अभी हम लोग इतने विस्तार से चर्चा किए, टूरिज्म पर चर्चा किए, तो मेडिकल टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट है। आज बहुत सारे दूसरे देशों के लोग भारत में इलाज कराने के लिए आने लगे। इस चीज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है और इसी स्ट्रेटजी पे हमने भी कुछ कोशिशें की है छत्तीसगढ़ में। जैसे नवा रायपुर में हम मेडिसिटी 200 एकड़ में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 200 एकड़ में मेडिसिटी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ को भी मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में हम डेवलप कर सकें और आसपास के 500-700 किलोमीटर से लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए अपनाएं। इससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विस्तार होगा और हमारी इकोनॉमी को भी बहुत बल मिलेगा। इससे मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। एक रामाकृष्ण हॉस्पिटल में या एक बालाजी हॉस्पिटल में या एक MMI में आप जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से कितने सैकड़ों हजारों लोगों को काम मिलता है। तो वही विजन मोदी जी का साफ तौर पर दिखाई देता है। इसलिए इस बजट में भी मेडिकल टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं और जैसा हम एफर्ट्स ले रहे हैं नवा रायपुर में या अन्य जगहों पे, तो उस हमारे भी इस कोशिश को इससे बल मिलेगा, इसमें सीधी हमको सहायता मिलेगी। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में फुटवेयर और लेदर सेक्टर पर भी बहुत सारी बातें की गई हैं। टॉयज निर्माण, खिलौनों के निर्माण, हम हजारों करोड़ रुपया चाइना के खिलौनों के लिए हम दे देते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत खिलौने के डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है। विकसित राष्ट्र ऐसे नहीं बनता, सब बिंदुओं को देखना पड़ता है। तो आज टॉयज प्रोडक्शन के लिए भी इस बजट में बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। इससे भी बहुत सारे, वे भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी युवा भाई बहनों के लिए क्रिएट होगा। ये सारी चीजें हमको दिखाई। जब हम किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है इनोवेशन का, रिसर्च का, R&D का, इनोवेशन का। तो इनोवेशन फंड, रिसर्च फंड के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। अभी लास्ट GST काउंसिल में हम बैठे थे, उसमें निर्णय लिया गया कि रिसर्च में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही चीजों में GST पे पूरी तरह से छूट का डिसीजन लास्ट GST काउंसिल में लिया गया। उस पर मैंने भी बहुत पहले था कि प्राइवेट सेक्टर में जो इनोवेशन हो रहे हैं उस पर GST लगना चाहिए। बहुत सारे राज्यों का मत था जिसका मैंने बहुत जोर से काउंटर किया। किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित बनाना चाहते हैं तो चाहे पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई कंपनी भी अपने रिसर्च इनोवेशन के लिए खर्च कर रही है, उसको भी हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि रिसर्च करने के बाद, इनोवेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर तो आपको अतिरिक्त GST मिलेगा ही। अगर रिसर्च नहीं करोगे, इनोवेशन नहीं करोगे और उस प्रोडक्ट को, उस टेक्नोलॉजी को दूसरे देश से इंपोर्ट करते रहोगे तो ना मुर्गी रहेगी ना अंडा रहेगा। तो इसलिए मैंने भी इस बात को जोर से जोर दिया था और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने उसे एक्सेप्ट किया और प्राइवेट सेक्टर के भी इनोवेशन को GST से फ्री करने का काम किया गया। इनोवेशन, रिसर्च, R&D पे जो खर्च है तो उस पर भी साफ तौर पर इसमें झलक दिखाई देती है। 20,000 करोड़ का इनोवेशन फंड भारत सरकार की ओर से स्थापित करने की बात कही गई है। बच्चों में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना का ऐलान किया गया है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ PHC में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात कही गई है, जिससे बच्चों के लर्निंग को, उनके सीखने की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाया जा सके। आज हम बहुत सारी चीजों को YouTube से ही सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो इस सब चीजों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अलग अलग इंडियन लैंग्वेज में किताबों के और विभिन्न एजुकेशन मटेरियल को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक की स्कीम भी लॉन्च की गई है। मेडिकल सेक्टर में हमारे देश के अभी युवा उम्र है, लेकिन आने वाले समय में हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे एजेड होता जाएगा।
उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आने वाले वर्षों में, दशकों में और बढ़ेंगी। भारत हमारा विकसित राष्ट्र है, बनने जा रहा है, लेकिन उसके साथ कई सारे चैलेंजेस भी हमको डेमोग्राफी से मिलेगा। डेमोग्राफी आज हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हमने कहा कि 3 आधार स्तंभों में डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड जो हमने कहा, उसमें डेमोग्राफी आज बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन धीरे धीरे जब ये पॉपुलेशन एजेड होगी तो हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी डे 1 से फोकस कर रहे हैं कि एमबीबीएस की सीटों की संख्या में लगातार वृद्धि की जाए। इसके लिए मैं जिक्र करना चाहूंगा कि लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 सालों में 65,000 जो 2014 में एमबीबीएस की सीटें हैं, आजादी के बाद से 2014 तक कुल एमबीबीएस सीटें देश में 65,000 बन पाई, और मोदी जी मात्र 10 साल में उस 65,000 को बढ़ाकर 1,35,000 तक लेकर गए। 1,35,000, डबल से ज्यादा। जितना मेडिकल सीट आजादी के बाद 1947 से 2014 तक, अर्थात 67 सालों में, 67 ईयर्स में जितनी सीटें बढ़ी थी, उससे ज्यादा सीटें एमबीबीएस की मोदी जी ने 10 साल के अंदर क्रिएट की। और इस बजट में 10,000 एमबीबीएस की सीटें नए क्रिएट करने का ऐलान किया गया है। और मोदी जी के तीसरे टर्म में, इन 5 सालों में, तीसरे टर्म की इन 5 सालों में 75,000 एमबीबीएस की सीटें और एक्स्ट्रा क्रिएट की जाएंगी। इस तरह का रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी सोच, विजन और एक्शन साफ तौर पर आप बजट में देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे आईआईटियंस आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। भारत का मान सम्मान आज बढ़ रहा है, उसमें हमारे आईआईटियंस का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आईआईटी की सीटों में भी वृद्धि का लगातार काम मोदी जी ने किया है। और जो मैं जो एमबीबीएस 65,000 से 1,35,000 बोला था, वो आईआईटियंस की सीट थी, मैं डेटा गलत बोल गया। 6500 इस बजट में ऐलान किया गया कि 6,500 आईआईटी के सीटों की संख्या वृद्धि की जाएगी और 10,000 एमबीबीएस के सीटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। और पिछले 10 सालों में चाहे आईआईटी के सीटों की संख्या हो या एमबीबीएस की सीटों की संख्या हो, दोनों डबल से ज्यादा हुई हैं। मतलब आजादी के बाद 67 सालों में जितने एमबीबीएस की सीटें क्रिएट किए थे, जितने आईआईटी की सीटें क्रिएट किए थे, उतने मोदी जी ने 10 सालों में उससे ज्यादा क्रिएट किए। ये बात एजुकेशन के संदर्भ में, भारत को ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनाने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात कही गई है। जो स्किल के लिए 5 विशेष सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एमबीबीएस सीटों के अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा, डे केयर कैंसर सेंटर्स सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 अर्थात आने वाले वित्तीय वर्ष में 200 ऐसे सेंटर भारत भर में स्थापित किए जाएंगे, यह भी ऐलान किया गया है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसके लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को टैक्स से फ्री किया गया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है लोगों के, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए। और इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं बोलना चाहूंगा, 30,000 की लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जो स्वनिधि योजना के हितग्राही। स्वनिधि योजना हमारे जो ठेला पटरी वाले साथी होते हैं उनके लिए स्वनिधि योजना मोदी जी चला रहे हैं। उनको 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड होगा, ताकि उनको अपना बिजनेस करने के लिए कभी भी पैसा लेना हो तो किसी बैंक के दरवाजे पर जाना न पड़े, सीधा क्रेडिट कार्ड से वो काम कर सके। ये स्थापित किया गया है। इसके अलावा मैं 2 विशेष बिंदुओं का जिक्र करना चाहूंगा। एक, पहला एससीए का स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस प्रोग्राम। स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस प्रोग्राम मोदी जी राज्यों में पूंजीगत व्यय कैसे बढ़े, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी बिना कैपेक्स किए, बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए कभी भी डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन सकती। हमको ग्रोथ को प्रमोट करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमको हमेशा बढ़ाना। जो कैपेक्स 2014 में 2 लाख करोड़ था,
मोदी जी उसे बढ़ाकर 12 लाख करोड़ से अधिक 10 साल के अंदर ले गए। 2 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10 सालों के अंदर मोदी जी 12 लाख करोड़ से ऊपर लेकर गए हैं। 6 गुना से अधिक की वृद्धि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन 10 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया है। और वो चाहते हैं कि राज्य भी अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करें, अधिकाधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। इसके लिए उन्होंने योजना लॉन्च करी SCA, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस, जिसमें आप पूंजीगत व्यय करने के लिए, कोई सड़क बनाने के लिए, कोई कैपिटल सिटी बनाने के लिए, कोई मेडिसिटी बनाने के लिए, कोई मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, कोई उद्योग को स्थापित करने के लिए, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको उन्होंने रिफॉर्म से लिंक किया। रिफॉर्म किस तरह के? जैसे पंजीयन को डिजिटाइज करना, पंजीयन को ज्यादा पारदर्शी बनाना, या लैंड रिकॉर्ड्स को ज्यादा पारदर्शी बनाना, या टाउन कंट्री प्लानिंग के नियमों में सुधार करके ज्यादा FAR देना। इस तरह के अलग अलग रिफॉर्म के आधार पर किसी रिफॉर्म के लिए 200 करोड़, किसी रिफॉर्म के लिए 300 करोड़, किसी रिफॉर्म के लिए 100 करोड़, टूरिज्म प्रमोशन के लिए 200, ऐसे अलग अलग उन्होंने रिफॉर्म बेस्ड इंसेंटिव्स का या पुरस्कारों का भी उन्होंने घोषणा की। तो आप वो रिफॉर्म करिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 200-300 करोड़ ऐसे ले जाएंगे। उन्होंने सिस्टम बनाया। और ये जो SCA के अंतर्गत जो लोन मिलता है, ये लोन होता है रहने को, लेकिन 50 साल तक उस लोन को आपको नहीं पटाना है, और 50 साल तक एक भी रुपया उसमें SCA के अंतर्गत ब्याज नहीं लगेगा। SCA 50 सालों का इंटरेस्ट फ्री लोन है। 50 सालों का इंटरेस्ट फ्री लोन को कोई भी इकोनॉमिस्ट एक ग्रांट की तरह ही मानेगा। और इस लोन की गणना FRPM एक्ट के अंतर्गत जो लोन लेने की सीमा होती है राज्य, उस सीमा के अंतर्गत SCA का लोन नहीं आता है। तो इसलिए SCA बहुत ही वरदान है राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। उसमें जो आप लोन लेते हो भारत सरकार से जो पैसा मिलता है, वो लोन की गणना में भी नहीं आता। 50 साल तक आप उसको चुकाना भी नहीं है, और 50 साल तक उसमें कोई ब्याज भी नहीं। ऐसा उन्होंने SCA लॉन्च किया। 1.5 लाख करोड़ रुपए के SCA का अमाउंट इस बार भी भारत सरकार के द्वारा इस बजट में रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सुधार इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उस सुधार को आप करिए, आपको पुरस्कार स्वरूप उस सुधार को काम करने पे, परफॉर्मेंस करने पे राज्य को पैसा मिलता है। मैं बहुत गर्व के साथ और खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमने छत्तीसगढ़ में SCA के लिए पिछले 1 सालों में फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत सारा मेहनत किया, और इस साल हम SCA के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपया भारत सरकार से प्राप्त करने में सफल हुए। 6000 करोड़ प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं। 200, 150, 300 करोड़ करते करते हमने 6000 करोड़ रुपया भारत सरकार से SCA के अंतर्गत प्राप्त किया है। और इस बार फिर से 1.5 लाख करोड़ रुपए का SCA फंड का अनाउंसमेंट इस बजट में किया है, और हम फिर से मुस्तैदी के साथ अपना सीट बेल्ट बांधकर SCA में फिर से उड़ान भरने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ का भी वित्त मंत्रालय तैयार है, और हम ज्यादा से ज्यादा फंड भारत सरकार से SCA के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। ये बहुत बड़ी स्कीम मैं मानता हूँ, मोदी जी के बड़े विजन। ठीक है, भारत सरकार कैपेक्स करती रहेगी, राज्य सरकार कैपेक्स नहीं कर पाएंगे तो राज्य विकसित नहीं बन पाएंगे, और उससे पूरा देश का विकास प्रभावित होगा। इसलिए राज्यों के भी पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए बजट के इस प्रावधान के लिए मैं केंद्र सरकार का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का और मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसी तरह खत्म होने दीजिए मैडम, जो इसी तरह के शहरों के अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है SCA की तरह। आप अर्बन सेक्टर में अच्छा काम करिए, अच्छे रिफॉर्म करिए। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड ये स्थापित किया गया, और पहले ही साल इसमें वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अर्बन सेक्टर में रिफॉर्म करिए, आपको भारत सरकार अलग अलग रिफॉर्म्स के लिए पैसे देगी। तो जो रिफॉर्म करेगा, जो परफॉर्म करेगा, उसको पैसा मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब भी हम विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो बिना पावर सेक्टर रिफॉर्म के संभव नहीं है।
पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए मोदी जी ने अलग से इंसेंटिव्स डिफाइन किए हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के लिए, और उन्होंने जीएसडीपी के एफआरबीएन एक्ट के अंतर्गत किसी भी राज्य के लोन लेने की सीमा होती है, वो होती है आपके जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक आप लोन ले सकते हैं। 5 सालों का एवरेजिंग किया जाता है। बट इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म के लिए मोदी जी ने इस बजट में डिक्लेयर कराया है कि एडिशनल 0.5% का लोन लिया जा सकेगा जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं उसकी। तो पावर सेक्टर रिफॉर्म आपको करना है तो राज्य के वर्तमान वित्तीय दायित्वों पर आपको कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये मोदी जी का विजन है इस प्रावधान के माध्यम से। दीज आर विजन जो कांग्रेस कभी सोचती भी नहीं। दीज आर द विजन जिससे कोई स्टेट या कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप बनता है। जब भी हम विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से हमारी निर्भरता समाप्त करके या कम करके हमको ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हमको मूव करना पड़ेगा। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 20,000 करोड़ रुपए के साथ लॉन्च करने की बात इस बजट में की गई है। जो ईवी है, ईवी व्हीकल के प्रमोशन के बहुत सारे प्रोविजंस हैं। हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस इस बजट में किए गए हैं। इसके अलावा उड़ान स्कीम जिससे बस्तर में एयरपोर्ट बन पाया, सरगुजा में एयरपोर्ट बन पाया, हमारे चकरभाटा बिलासपुर में एयरपोर्ट बन पाया। उड़ान स्कीम के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जो रिसर्च की हम बात कर रहे थे, इनोवेशन की बात कर रहे थे, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और नेक्स्ट 5 इयर्स में 5 सालों के भीतर पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत 10,000 युवाओं को एक फेलोशिप दी जाएगी जो इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे। उन ऐसे 10,000 युवाओं को 5 साल के अंतर्गत प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम का प्रावधान किया गया है, जो IITs में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो IISCs में, IITs में और IISCs में 10,000 युवाओं को आने वाले 5 सालों में R&D के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम भी इस बजट में लॉन्च की गई है। तो ये इस तरह के अनेक बिंदु, अनेक विजन दिखाई देते हैं। और विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इतना बड़ा छूट उन्होंने दिया मिडिल क्लास के लिए, ईमानदार टैक्स पेयर के लिए, इतने सारे विजन के साथ इतने सारे प्रावधान उन्होंने किए। और इस बीच में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, वित्तीय अनुशासन होता है, उसे भी मेंटेन करने में भारत सरकार पूर्णतः सफल रही है। निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में, मोदी जी के प्रेरणा से, मोदी जी के मार्गदर्शन से। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में 4.8% ऑफ जीएसडीपी है। केंद्र के लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं FRBN में, वो आने वाले वित्तीय वर्ष में 4.8% से कम करते हुए 4.4% करने का अनुमान रखा गया है। तो कोई भी चीज हम करते हैं और जो अगर वित्तीय अनुशासन नहीं है तो वो चीज आगे सस्टेन नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल वो फेल होगी ही होगी। हम इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे, बट इकोनॉमी में वो आगे जाके फेल हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मोदी जी इतने सारे प्रोविजंस कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ की छूट सीधा इनकम टैक्स के प्रोविजन से उन्होंने दे दिया। उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट को 4.8% से 4.4% करने में सफल